नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम हैं भांडेर विधानसभा में। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। लेकिन इलेक्शन इंपैक्ट में किसका इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन पार्टियों के लोग क्या कह रहे हैं, किसको उम्मीद है? विकास के नाम पर बातें तमाम हुई, पर लोगों के मन में क्या है? क्या वास्तव में विकास हुआ, काम हुआ? तो चलिए आज इलेक्शन इंपैक्ट में समझते हैं लोगों से कि किसका इंपैक्ट दिखाई देने वाला। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस क्षेत्र में लगातार चुनाव होते रहे, फिर एक उपचुनाव सामने खड़ा दिखाई दे रहा, कितना बदल गया? जो दावे आप लोग सभी नेता करते रहे, क्या वास्तव में उस दावे पर खरा उतर पाए? पिछली बार जनता ने कांग्रेस को जिताया इस आशा से कि यहाँ विकास हो। विकास तो हुआ नहीं। 1.5 वर्ष सरकार रही, सरकार रहते हुए विधायक जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। इसलिए जनता इस बार बदलाव चाहती है कि ये विधायक न जीत के कोई दूसरा कांग्रेस का जीते। कांग्रेस का विधायक जीतने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, 5000 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जी हाँ। तो जो लोग जो बसपा में गए हैं वो तो आपके ही लोग हैं, लगातार 50 वर्षों तक जुड़े रहे। तो क्या माना जाए कि पार्टी बात नहीं सुन रही सीनियर लीडर्स की? सीनियर लीडर की वो यहाँ पर्सनली चुनाव होता है, किसका कैसा व्यवहार है, किसके कैसे संबंध है जी, फिर पार्टी साथ चलती है। फिर पार्टी साथ चलती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और वो कह रहे हैं कि उन 5000 से ज्यादा आप पार नहीं कर पाएंगे। 5000 की बात कर रहे हैं। 5000 तो पार्टी का कैडर वोटर होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, कांग्रेस जो बसपा से जो अभी आए हैं प्रत्याशी, वो महेंद्र भोज जी है। और महेंद्र भोज जी ही जो कांग्रेस का प्रत्याशी, वो कांग्रेस नहीं है, वो बहुजन संघर्ष दल है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो हमारे पास है, ओरिजिनल कांग्रेसी हमारे पास है। और कांग्रेस का जो मेन वोट है वो भी हमें मिलेगा। पार्टी का भले 5000 हो, 7000 हो, वो भी हमें मिलेगा। तो बसपा लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। बसपा के साथ कांग्रेस ही लड़ रही है यहाँ पर हमारे साथ। चलिए, कांग्रेस दरअसल 2 भागों में बटी हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा 5000 वोट से, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में क्या दिखाई? यदि बसपा कांग्रेस सब चुनाव में, पिछली दफा जो प्रत्याशी कांग्रेस से आ रहा है, ये चुनाव एक साइड है, कहीं कुछ नहीं है। सीधा चुनाव है भाजपा प्लस कांग्रेस में। क्योंकि जो जनता यहाँ की नाराज, बिकाऊ राम है जो 35 करोड़ रुपए लेके भागे हैं, उनके विरोध में जनता का इतना उत्साह है कि जनता बिल्कुल मरने मिटने को तैयार है। किसी की नहीं सुनेगी उपचुनाव में। सीधा वोट कांग्रेस को फूल सिंह बरिया को करेगी, एक तरफा जीत होगी। क्लियर है? नहीं, इस बार चुनाव बीजेपी के हक में, सरकार बीजेपी की बनेगी और कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। एक वो पारंपरिक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तक, उनकी सोनिया गांधी तक बात सीमित हो जाती है। बीजेपी जो एक पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी है और लोग उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ये कांग्रेस के प्रत्याशी ने काम नहीं किया, 15 महीने तक सरकार रही। भाई, जब सरकार कांग्रेस की थी तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया 15 महीने तक? क्या उन्हें काम नहीं करने दिया गया? ये विचारधारा स्वीकार वो खुद करें कि काम क्यों नहीं करने दिया गया उन्हें। बीजेपी में तो ऐसा कोई विधायक नहीं कहता कि हमें काम करने नहीं दिया जाता। वो काम करेंगे, सरकार भी बीजेपी की बनेगी। और जो लोग कहते हैं ये खरीद फरोख्त की सरकार बना के बीजेपी संविधान पर खतरा कर रही, भाई साहब वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कल यहाँ वही कोई और था, आज यहाँ कोई और है। कांग्रेस भी यही करती आई है, कई राज्यों में सरकार करती आई है और कांग्रेस पर ये आरोप लगते भी रहे हैं। और चीजें हैं, बदलती है सियासत कभी, लेकिन सियासत में खरीद फरोख्त तो घुस गई है। हमें ये नहीं लगता कि कांग्रेस में ये होता था। हमारी उम्र भी 40 साल की है, हो सकता है भैया की 60 साल हो, उन्हें पता हो कि यहाँ कांग्रेस खरीद फरोख्त करती है। आज जो देखने में आ रहा है, आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाएं, जहाँ बीजेपी की सत्ता नहीं है, वहाँ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो, पैसे से हो, तोड़ फोड़ करके हो, सत्ता में बीजेपी आए। ये जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है पैसे का खेल, ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे आने वाले यदि वो 5 साल और बीजेपी की सरकार रही तो यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि टिकाऊ बिकाऊ की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप है और कांग्रेस के लिए भी जब लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो आपके प्रत्याशी है वो भी पहले पार्टियां बदलते रहे तो वो भी बिकाऊ तो दिखाई देते रहे, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो यहाँ टिकाऊ कौन है? पे नहीं, बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो बिकाऊ नहीं है। वो अभी खुद की पार्टी बनाए हुए थे, उससे चुनाव लड़े, पहले बीएसपी में थे,
ऐसे तो सभी हैं जिसको जो अच्छी है, लेकिन ये जो सरकार गिराना है, 25 विधायक इकट्ठे जाना है, ये सीधी सीधी खरीद फरोख्त है। एक विधायक, एक एमएलए, एक आदमी पार्टी बदले तो उससे ना सरकार गिरती है ना बनती है। नहीं, लेकिन ये भी तो सवाल है कि जो लोग गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो कहते रहे कि साहब विकास के लिए रास्ते खोलिए, द्वार खोलिए, नहीं खोले तो ऐसी पार्टी के पास आ गए जो विकास की गंगा बहा रही, रोज एक नया उद्घाटन हो रहा है। चलो ठीक है, 6 महीने में कहाँ कहाँ गंगा बह गई वो जरा दिख जाए हम लोगों को। 15 महीने में क्या हुआ? 15 साल में क्या हुआ? 15 महीने में क्या हुआ आपने बोला है? हाँ, 15 महीने में हुआ ना? नहीं, 15 महीने में दिखाया। हम बताए दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जो किसान है वो आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। कमलनाथ जी की सरकार ने पहली बार गाय नहीं आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किया और अभी भी चल रहा है। बुजुर्गों के लिए 300 की पेंशन तो 600 की, बच्चियों की शादी में जो 28,000 मिलते थे वो 51,000 किए, जो इस सरकार ने आते ही 51,000 के 21,000 कर दिए। 21,000 कर दिए बीजेपी के लोग हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहले मिलना चाहिए। 51,000 घोषणा करने से कुछ नहीं होता। नहीं, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, सिंधिया जी कह रहे हैं, इनके पार्टी के जो मुखिया थे वो कह रहे हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि 51,000 हमने कर दिए। निश्चित रूप से जब से कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी, उसमें भांडर विधानसभा के अंदर 1 लाख रुपए तक के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं रह गया होगा जिसका कर्जा माफ ना हुआ हो। और आने वाले तीसरे चरण में भी कमलनाथ जी की सरकार 2 लाख का भी कर्ज माफ करने जा रही थी। क्या कर्ज माफ हुआ? सर 51,000 रुपए कर्ज माफ कमलनाथ जी ने, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी जो पूर्व ने, उन्हें घोषणा की थी कि सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया किन किन किसानों का कर्जा माफ होगा। मुश्किल से उसमें से 10। आपका कर्ज माफ हुआ? 69,000 का ग्रामीण बैंक का कर्जा माफ हुआ। मेरे चाचा जी का 59,000 का कर्जा माफ हुआ। हमारे पूरे फैमिली मेंबर के सबके कर्जे माफ हुए। चलिए, इनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन कर्ज माफी कई बड़ा मुद्दा है। बहुजन समाज पार्टी जी क्या कहेंगे? और मैंने देखता हूँ कि 70 साल में ना तो कांग्रेस ने ओबीसी के लिए कुछ किया है। 27% आरक्षण लागू होने के बाद भी आज तक ना तो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में उनसे पूछना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि साइमन कालेकर की रिपोर्ट आज तक क्यों लागू नहीं की गई? भारतीय संविधान के अनुसार आज भारतीय संविधान को खतरा मर रहा है, देख रहे हैं। मोदी जी पूरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टी एक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुजन समाज पार्टी तो जिस तरह रहा करती थी उत्तर प्रदेश और बाकी जगह, अचानक जो हुआ है, एक दौर आपका भी रहा, लेकिन धीरे धीरे कर यही हुआ। लोग कहने लगे कि जिस समाज के लिए वो काम करी थी उस समाज से कहीं बदल कर कहीं और चली गई। एक हमारी ओबीसी महासभा के लिए एक विकल्प आया है। भांडे उपचुनाव में हम लोग ओबीसी के अखिल भारतीय ओबीसी समर्थन करती है और बौद्ध जी के लिए। चलिए, बात होगी आरक्षण की, तमाम सारी चीजों की। जी क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में जिस तरह से लोग? जी, इस चुनाव में ये पोजीशन है कि कमलनाथ जी की बिल्कुल लहर चल रही है यहाँ। लहर का कारण एक है, सबसे पहले कि देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्य में अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री बने, लेकिन कमलनाथ जैसा मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री बना जिसने गरीबों के लिए सोचा कि 12 महीने में 1,000 गौशाला बना के तैयार कर दी हैं। लेकिन गौशाला तो सड़क पर दिख रही। नहीं, अब वो गौशाला सड़क पर दे रहे हैं। ये शिवराज सिंह की, इनके नेतृत्व की देन है कि उनका मुंह का निवाला छीन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है चारे की। पहली बात। दूसरी बात ये है, इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत किसानों को 100 रुपया महीना बिजली का बिल आ रहा था। जिनके 150 से 200 यूनिट थे उनके 350 रुपया बिजली का बिल आ रहा था। आज 1,500-2 हजार रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। सारा किसान परेशान है और सारी नगर की जनता परेशान है। इसलिए कमलनाथ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। वृद्धा पेंशन की बात है, वृद्धा पेंशन की बात है, जो 300 रुपए मिल रही थी वो 600 रुपए की। अभी कमलनाथ जी ने एक वचन पत्र और दिया है, उसमें 1,000 रुपए का प्रावधान और किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो 1,000 रुपए वृद्धा पेंशन कर दी जाएगी। चलिए, आप बताइए, दोनों पार्टी है, बीजेपी भी रही और कांग्रेस से किसी से कोई विरोध नहीं। हाँ। मैं 4 पहिए के ठेले वाला खोमचे वाला हूँ और हम लोगों के साथ ही बहुत लोग हैं।
मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपनी ये मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि सभी दुकानदारों को, छोटे वर्ग के गरीब लोगों को 10-10 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। तो मैं श्रीमान जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ सभी पार्टियों के नेताओं से कि सहायता राशि किससे कहते हैं? क्या उसको वापस करना पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सहायता का मतलब सहायता होता है। नहीं, तो अभी जो बैंक वालों ने, नगर पालिका वालों ने दुनिया के कागज इकट्ठे करवाए कि फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, वो दुनिया के मतलब जितने भी तुम्हारे घर में कागज है सब लेके आओ, और सब लगा के नगर पालिका वालों को दिए। अब बोले जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चढ़वाओ, 150-200 रुपए उन लोगों ने लिए, 150-200 रुपए नगर पालिका वालों ने लिए। अब बैंक में पहुंचते हैं, 100 रुपए वाला स्टाम्प ले आओ, 50 रुपए वाला स्टाम्प ले आओ, इतने कागज ले आओ, इतनी फोटो ले आओ, यहाँ साइन करो, 70 कागजों पर दस्तखत कराते हैं। श्रीमान जी, क्या हमने लोन मांगा था? 850 रुपए की किस्त बना के रख दी उन लोगों ने कि 850 रुपए कोई माफी नहीं, साल भर के अंदर आपको देना है। यानी क्या ये वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आप लोगों को वापस करना पड़ेगा 4 पहिए कौन से वालों को? बताइए कौन है? बीजेपी कोई है? कोई नहीं। बताइए, बीजेपी तो आ ही नहीं रही आप लोग के सामने, वैसे नहीं आ रही। यहाँ ऐसी स्थिति है क्या? हाँ, बताइए जी। क्या वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए सिर्फ इसलिए दिए कि वो वापस करना पड़ेगा? बात तो कह रहे हैं कि सहायता राशि का मतलब क्या होता है? सहायता राशि अभी कमलनाथ जी ने कहा था कि बेरोजगारों को 4-4 हजार रुपए देंगे, अभी तक नहीं। लेकिन विधानसभा में जो लड़ाई है वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ना प्रत्याशी की लड़ाई है। लड़ाई यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है। वो कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। वो कहते हैं हम राम मंदिर में, वो हर बार कहते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं कि राम थे ही नहीं। तो यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई, एक राष्ट्रवादी। ये लड़ाई विचारधारा से क्या लोगों के घर चल जाएंगे? राम मंदिर 370, क्या उससे घर चल जाएंगे? ये लोग ये सामने खड़े घर चल जाएंगे। ये तो कमलनाथ जी के समय पे सहायता राशि मिली थी जो इनसे वसूल की जा रही है। समय मिली आपको सहायता राशि? आइए आपको किसके समय आपको सहायता राशि मिली? अभी ये लॉकडाउन की वजह से सहायता राशि मिली है। चौराहे पे फल वाला है श्रीमान जी, उसने अभी परसों ही किस्त जमा ने कहा स्ट्रीट वेंडरों को जो पैसा मतलब रियायत नहीं है, पूरे 10,000 जमा करना पड़ेंगे 1 साल के अंदर। जी नहीं, तो जो सहायता राशि किससे कहते हैं, हम ये पूछना चाहते थे बस। सहायता राशि की परिभाषा सभी पार्टियों के लोग। नहीं, सहायता राशि उस समय जो लॉकडाउन था उस समय उनकी सहायता की गई। अब राशि वापस नहीं होती जी, सहायता राशि वापस नहीं होती। सहायता राशि तो है कि उसका भरण पोषण हो, उसको सहायता। ये तो रिकवरी वाला मामला है सर। हम किसान हैं सर, हम साहब किसान। कर्ज माफ हुआ नहीं हुआ साहब, हमारा किसान हमारा हो रहा था साहब, अच्छा वाला कर्ज माफ जिस सरकार ने गिरा दी। हम 6 लाख किसान ऐसे रह गए हैं जो 1.25 लाख वाले थे, 1 लाख से ऊपर वाले थे। हमारा पिसी का पैसा कांग्रेस सरकार दे रही थी, 160 रुपए बोनस, वो रोक दिया साहब इनने पूरा। आज हम कर्जुआ हो गए साहब, हम पे 2.25 लाख का कर्ज हो गया। हम 1.25 लाख का कर्ज लिए थे। जी हमारे बीजेपी माफी की बात हो रही है। हमारा हुआ 87,000 का कर्ज माफ हुआ। चलिए, कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, कर्ज माफ हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन क्या अगला कर्ज माफ होगा? मैं किसान हूँ, मेरा स्वयं का कर्ज माफ हुआ है। आगे भी उन्होंने घोषणा जारी रखी है कि मेरी सरकार बनती है तो 2 लाख तक की जो घोषणा की थी वो कर्जा माफ करेंगे, कर देंगे कर्ज कर देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि बजट खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, उन्होंने जो घोषणा कर रहे हैं वो कि हम आगामी जो किसानों का कर्ज है वो हमारी जो घोषणा थी उसको हम पूरी करेंगे। 2 लाख बारी पूरी होगी उनकी। खजाना भर गया क्या? पैसा माफ हो जाएगा जी। भांडेर विधानसभा का उपचुनाव किसी पार्टी पर आधारित नहीं है। ये चुनाव यहाँ व्यक्ति उम्मीदवार के ऊपर है। जो उम्मीदवार क्षेत्र में लगातार 15 वर्ष से काम कर रहा है, जनता उसे चुनेगी। वो है श्री महेंद्र बौद्ध जी, जो लगातार क्षेत्र में संपर्क बनाए हैं और जनता से सीधे जुड़े हैं। बाकी विधायक जो रह चुके हैं उन्होंने किसी के फोन नहीं उठाए, और जो कांग्रेस से विधायक आ गए वो पहले 5 साल यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन वे भी कभी 5 साल नहीं आए। विधानसभा में 5 बार गए, पूरे 5 साल। लेकिन महेंद्र बौद्ध जी क्या कांग्रेस से टिकट मिल जाता तो बसपा के पास आते? नहीं, ये बात ये फिर से उनसे पूछे। ये तो महेंद्र बौद्ध जी से पूछा जाए। लेकिन मैं आपके साथ आ गया। महेंद्र बौद्ध जी का एक जनता के साथ लगाव है, जुड़ाव है। उन्हें मौका नहीं मिला, जनता बोली आप तो चुनाव लड़िए, टिकट तो हम देंगे। भाई ऊपर वाला टिकट नहीं दे रहा है, वोट तो जनता देगी। जिसे जनता वोट देगी वो जीत के विधानसभा जाएगा, भले ही कोई ऊपर वाला टिकट ना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीत हार जनता तय करती है और जनता के आधार पर ही व्यक्ति विधानसभा तक पहुंचता है। जी कहिए, क्या कह रहे हैं? अभी भैया बता रहे थे कि लड़ाई विचारधारा की है, तो विचारधारा में तो आप गॉडसे को भगवान और गांधी को देशद्रोही भी बोलते हो। आप गॉडसे को मानते हो या गांधी को मानते हो, पहले तो ये तय करो।
आप गांधी जी के में गोली घालती हैं, कौन सांसद भोपाल की? तो आप पहले ये बताएं कि लड़ाई, आप मोदी जी विदेश जाते हैं तो बोलते हैं ये गांधी बौद्ध का देश है, और भारत में उन्हीं के सांसद गांधी जी की तस्वीर में गोली चलाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो विचारधारा कुछ नहीं है लोगों की। युवाओं को केवल नक्सल की ओर ढकेलना इनका काम है। बेरोजगार तबाह हो चुके हैं, नौकरी है नहीं। दो शिक्षित अभी पहले जो टीईटी का टेस्ट दिया था वो क्वालिफाई हो चुके हैं, वो लगातार धरना कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं है। बस धर्म राज, बस जिनसे घर नहीं चलता, धर्म राज से घर चलेगा वो कह रहे हैं। लेकिन देश की जो विचारधारा से भी देश चलता है, क्योंकि ये बोल रहे भैया बोल रहे कि गांधी जी को नहीं मानते, या इनको गांधी जी को मानते हैं लोग, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। लेकिन अभी मोदी जी विदेश जा रहे हैं तो सवाल उठाया गया था। अभी गांधी जी परिवार पूरा विदेश में है, क्या जब सवाल नहीं उठाया कहाँ गया है? मुसीबत गोडसे, मैंने यहाँ पर गोडसे की बात नहीं हो रही है, विचारधारा की। मैं गांधी को मानता हूँ, आप गोडसे को मानते हो? गांधी को मानता हूँ मैं, भगत सिंह। चलिए अच्छी बात है, दोनों गांधी को मानते हैं, गोडसे को कोई नहीं मानता, गांधी को। जी ये जो अब की बार उपचुनाव है वो सीधा सीधा कांग्रेस ने टिकट दिया है बरैया जी को। पार्टी बदल के आए हैं, उनने उसको छोड़ा है, कांग्रेस ग्रहण की है। जो पिछला जीत का अंतर था उसको रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। लगभग 42 और 45 हजार से बरैया जी जीतेंगे, ये तय है बिल्कुल। जो दिया बुझता है तो दिया बुझने को है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए भभक रहा है। नोटबंदी में क्या हुआ, हमने सब कुछ बेच दिया, रेलवे से लेके आखिरी तक। जो 17 साल का जमा था, रिजर्व मनी 1,86,000 करोड़ निकाली है। कब नहीं निकली? चीन के युद्ध में नहीं निकली थी, उसके ताले तोड़ के बलपूर्वक निकाली गई है। कोई है बीजेपी से इसका जवाब देने वाला? आप जवाब दीजिए। यहाँ तो क्या है, अभी जैसे बात चल रही थी कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो उस समय खतरे में है जब एक ही परिवार के केवल 2 सदस्य, हम माँ इस्तीफा देती है, बेटा अध्यक्ष बन जाता है, बेटा इस्तीफा देता है, बेटी का नाम आ जाता है। लोकतंत्र वहाँ खतरे में है, बीजेपी में लोकतंत्र खतरे में। ये देश एक परिवार नहीं है भाई साहब। अरे सुने पहले आप, अरे आप सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, सुनो। 20 लोग नहीं, मेरी बात सुनिए, आपका हो गया भाई साहब, कांग्रेस वालों ने बोल लिया। 20 लोग खड़े हो गए, कांग्रेस 2 नहीं। बात समझो, देश परिवार नहीं है 2 लोगों का, पार्टी 2 लोगों से नहीं चलती भाई साहब। सिंधिया जी आपके थे, क्यों पार्टी छोड़कर आ गए? जब इतने बड़े नेता की सुनवाई नहीं हो रही, भाई आम करता क्या करेगा? क्या नकुल नाथ जी और जयवर्धन सिंह के हाथ पैर जोड़े खड़े रहेंगे? नहीं, महासचिव थे तो उनकी बात, जब उन्होंने पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? जब जिस वजह से पार्टी छोड़ी है तो क्या उनकी सुनवाई भाजपा में हो रही है क्या अभी? मतलब जिस वजह से वो कह रहे थे कि हम सड़क पर उतरेंगे, क्या अभी सड़क पर उतर के आए अभी तक? कांग्रेस की हार का कारण गुटबाजी रहेगी। यहाँ पर आज जितने लोग खड़े हैं, कोई गुट नहीं है कांग्रेस एक, हम बता रहे कांग्रेस एक कहाँ है? आपको बता रहे कांग्रेस एक कहाँ है? कांग्रेस एक देखो, बसपा में कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, वो कांग्रेस है। कांग्रेस देखो भाई साहब, कितना विकास हुआ इस शहर में, कितना विकास हुआ, काम हुआ कि नेता लोग यही सब बातें कर रहे हैं? जीरो है विकास। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार जितनी पार्टियां, सब पार्टियां कहाँ, सब जिम्मेदार। एमएलए जिम्मेदार है यहाँ के, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनको बनाए थे विकास के लिए कि ये विकास करेंगे। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया और कहते हैं कि मतलब हमारे सरकार में सुनी नहीं गई। लेकिन विकास न होने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। लगातार 15 साल से इनकी सरकार रही, 12 महीने भी ठीक से नहीं चलने दी कांग्रेस की सरकार को। पैसे के दम पे गिरा दिया, धनबल के दम पे। हाईटेक कार्यालय, ये वो अदानी अंबानी सब इनके लोग हैं। पैसे के दम पे लोकतंत्र की हत्या कर दी, दबा दिया। विकास अंबानी और तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जी, हम थोड़ा फूल सिंह बरैया की बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे। डाल दीजिए। 1998 में फूल सिंह बरैया जी हैं विधायक रहे। 1998 के बाद बरैया जी ने जितने भी हैं अधिकारी रखे, किसी अधिकारी का ये साहस नहीं था कि किसी भी गांव के आदमी से, किसी के शहर के आदमी से कोई 5 पैसा मांग जाए। सारे काम निःशुल्क और नेताजी की भावनाओं के हिसाब से होते थे। दूसरी बात है, 1998 में कोई भी ऐसा झूठा मुकदमा कायम नहीं हुआ 5 साल में कि कोई अधिकारी, आज कोई भी गांव का आदमी, कोई आदमी ये आके कह सके भांडेर में कि फूल सिंह बरैया के टाइम में हमारे ऊपर झूठे आपराधिक मुकदमे कार हुए हैं। उसी का आज जो जनता के बीच में जो फिर प्रत्याशी बन के आए हुए हैं, इसका उनको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। लेकिन फूल सिंह बरैया तो आपके रहा करते थे, अब यहाँ है और आप उनके खिलाफ। फूल सिंह बरैया जी बहुजन समाज पार्टी से आए। बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने राजनीति सीखी, राजनीति स्टार्ट करी और 98 में वो विधायक बने भांडेर से। उस टाइम पे जब वो विधायक बने थे तो एक विधानसभा का परिसीमन नहीं हुआ था। विधानसभा में पिलछोर बिलहुआ जो एरिया है, जो डबरा में है आजकल, उस एरिया से उनकी जीत हुई थी।
भांडे से उनकी जीत नहीं हुई थी। और एक उस टाइम पे विचारधारा थी, अम्बेडकर विचारधारा थी, उन्होंने चलाया। उसके बाद उन्होंने समता समाज पार्टी बनाई। समता समाज पार्टी चला के उन्होंने थैलियां लूटी लोगों से, गरीब से, सोचे से, छोटे छोटे कर्मचारियों से 10-10 हजार 5-5 हजार रुपये इकट्ठे करके उन्हें थैलियां खा गए पूरी। उसके बाद उससे मन भर गया तो उन्होंने फिर संघर्ष दल बनाया। संघर्ष दल बना के उन्होंने फिर खूब थैलियां लूटी। बीजेपी में गए, बीजेपी में भी टिकट अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाया, बीजेपी से पैसा लिया, पार्टी को चुनाव लड़ाया, तो वहां से उन्होंने अपनी पटैयां बांधी। उसके बाद फिर वो बीजेपी में रहे। ये तैयारी कर ली है, सब लेके जाने की तैयारी? कुछ तैयार है सर, ऑन रिकॉर्ड। आई कैन डिलीवर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया एनीवेयर। सारी चीजें तैयार है सर। जी बताइए सर। ये क्या है कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी फूल सिंह बरैया ने मध्य प्रदेश में बनाई थी, उसी आदमी के बल आसमान पर पहुंची थी। वो ऐसा शेर है जिसने समाज पे भरोसा किया और मध्य प्रदेश में उन्होंने पहली बार में पहले 11 विधायक उन्हीं के नेतृत्व में जीते और अब की बार में 21 सितंबर 2003 की महारैली में, जब महारैली हुई 20 लाख आदमी की, और ये लग रहा था मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें महन जी घबरा गई बुरी तरह से और उन्हें मध्य प्रदेश का आज भी छपा हुआ भाषण रखा है। जब बरैया जी ने कहा था कि कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ इतने अत्याचार किए हैं कि लोग उस समय अन्य अत्याचार के डूब में थे, तब उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को यहाँ हराएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो मायावती जी ने उसका वीडियो भी, ये सब कुछ लगा हुआ है। उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे कांसीराम जी के कांग्रेस को नीचे लाओ। बरैया जी ने कहा कि हम इसको टकने के नीचे लाकर हम सरकार बनाएंगे स्पष्ट बहुमत की, और ये स्थिति हुई। कांग्रेस को नीचे लाने वाले को आपने टिकट दे दी? नहीं, उसका मैं बता रहा हूं कि उन्होंने उस समय की बात थी, जिस पार्टी की विचारधारा पे थे उस समय वही उनका उद्देश्य था, और उन्होंने अपनी पार्टी को इतनी ताकत पर लाए। और मायावती जी ने भाषण दे गई कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, सुधार कर ले तो सुधार हो, और दूसरे दिन उनको पार्टी से निकाल दिया। और पार्टी से निकाला, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाए, और उन्होंने कह दिया हमारे, अब जो कह रहा है कि पैसे लेके भाग गए, तो पैसा लेने की FIR होना चाहिए। और पता है उनकी FIR पड़ाव थाने में काई की कराई गई? उन्हें कह रहा है कि झंडा ले गए, झंडा चोरी का मुकदमा दर्ज, झंडा चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। झंडा आज भी FIR रखी हुई है। बताइए। आज पहले उसका रिकॉर्ड निकालिए कि जो कार्यालय है पड़ाव पे कार्यालय है, वो किसने खरीदा? क्या वो पार्टी का था कि पार्टी का कार्यालय गबन कर गया बरैया जी? सुनिए, जवाब दीजिए। पार्टी का कार्यालय गबन कर गया बरैया जी, पार्टी का पूरा फंड गबन कर गए। कहाँ गया करोड़ों रुपए का? बहन जी ने हिसाब मांगा, हिसाब नहीं दे पाए, अनमन करते रहे, कोई जवाब नहीं था इनफ्रंट उनके पास। इनके पास तो जो 2 दिन की लड़की ने तो उस समय 2003 में तो एक से होंगे, इन्हें पता भी नहीं होगा क्या। नहीं। जो बाबूजी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को बरैया जी ने गिराया और उन्हें ये कहा था हम कांग्रेस को नीचे लाएंगे, उसी कांग्रेस में आके आप उम्मीदवार बन गए। आप देखिए कि जिस कांग्रेस को गिरा रहे थे उस कांग्रेस में आके उम्मीदवार बन गए। अच्छा एक चीज, अच्छा आप एक चीज बताइए, कांग्रेस एक चीज बताइए कि जब बहुजन समाज पार्टी आपका विरोध कर रही है, आप उनकी बात कर रहे हैं, नहीं बात चल रही है, चर्चा, यहाँ विरोध नहीं, ये तो मतलब एक विचार है अपने अपने में, लेकिन ये विचार आगे चलकर जनता के बीच में दोनों के विचार लड़ेंगे तो इसका फायदा तीसरे को तो नहीं मिलेगा। नहीं, कांग्रेस यथावत है, जहाँ थी कांग्रेस वही है। एक भी कांग्रेसी कहीं नहीं गया है। वो कांग्रेस में क्या हुआ है, 1 मिनट में बताऊं, उसका कारण बताऊं। इस समय ये हुआ, मैं बताऊंगा आपको कि उस समय जैसे बहुजन बीजेपी यहाँ घर में बैठे कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन संघर्ष दल तीनों जब चुनाव लड़ते थे तो भाजपा घर बैठे जीतती थी। उनको लगा कि संविधान आज खतरे में है, उनने अपने आप को कांग्रेस में विलय करके कि वोट इन दलों का वोट न बटे, इसलिए इकट्ठा वोट कांग्रेस के पास जाए, और कांग्रेस इस समय संविधान बचाने की बात कर रही है, और इसलिए संविधान बचाने के लिए बरैया जी ने अपना सब अस्तित्व खत्म करके कांग्रेस में विलय किया है। बात संविधान बचाने की बात, भाई संविधान, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी जी, संविधान खतरे में कब था? लोग कह रहे संविधान किस तरह से खतरे में आ गए? नहीं, संविधान खतरे में आया जब अंबेडकर जी बोले कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और जब इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने उस प्रस्तावना में बदलाव किया, संविधान की प्रस्तावना, जब संविधान खतरे में आया कांग्रेस सरकार झूठे केस लगा के जेल में डाला गया संविधान। भाई साहब तब खतरे में था, अब खतरे में नहीं है, खतरे में अब नहीं है। अच्छा बसपा के उम्मीदवार के खड़े हो जाने से भारतीय जनता पार्टी क्या खुश है? भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे काम कर रही, कोई भी है, हम तो अपना काम करेंगे भाई साहब।
कांग्रेस को लड़वाई हड़ावट है, वो बहुजन संघर्ष दल को खींच रही है, इसको खींच रही है। इनके फूटन की इनके जो इनमें गुटबाजी है उसकी फायदा हमेशा क्या गुटबाजी है? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की भाजपा की जो शैली है कि फूट डालो शासन करो। आज कांग्रेस एक है, आज कांग्रेस पूरी एक है और हर तरीके से एक है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बरैया जी अन दल से आए हैं। आज ये कोई नहीं कह सकता कि कौन से दल में कौन नहीं आया है। अच्छा, विकास हुआ यहाँ, कुछ काम हुआ कि नहीं आम नागरिकों ने? किस सरकार में? किसी भी सरकार। यहाँ तो कांग्रेस सरकार में विकास हुआ है। बीजेपी में तो कुछ हुआ ही नहीं है 15 साल में। वोटिंग में आती है वो चली जाती है। देखो ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृषि भोजनालय, किसानों को भोजन, तो उसमें 2 बुड्ढे बैठा दिए गए, थाली रख दी गई, 3 कटोरी रख दी गई, सब्जी सलाद वगैरह। क्या किसी किसान भाई को मिला है आज तक भोजन ऐसा? किसी अभी वो बीमा आया ना, फसल का बीमा आया, तो किसी के लिए 42 रुपए, किसी के लिए 28 रुपए, और मतलब ऐसे रुपए डाले हैं कि बीमा किसी के लिए अभी नहीं आया है। 10 दिन पहले अखबार में आया था, मैं खुद किसान का पुत्र हूँ, कि प्रत्येक किसान को 4-4 हजार रुपए शिवराज सिंह देंगे। अभी आप उसकी पटवारी से रिपोर्ट लें तो 10 किसानों में से एक सेक्टर में 2 को लिया, कभी 20 को लिया। किसानों के लिए बीजेपी सरकार के समय में हर खेत पर प्रधानमंत्री के साथ जोड़े जाएंगे 4,000 रुपए के बोनस। और जो लोग कह रहे हैं कि 15 साल में विकास नहीं हुआ, भाई साहब जनता ने सरकार को चुना था। अगर विकास नहीं होता भाई साहब जनता कैसे लेके? अजय कहिए बस एक कि फूल सिंह बरैया जी ने जो सफेद साफा बांधा था 2003 में शायद, तो ये साफा इसलिए बता था कि जब तक मैं कांग्रेस पार्टी को, दिग्विजय सिंह जी को चैलेंज किया था कि कांग्रेस पार्टी को मैं अंत नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं इस पगड़ी को नहीं खोलूंगा। तो फूल सिंह बरैया जी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के कांग्रेस को खत्म करने के लिए पगड़ी पहनी। ऐसा बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, इनको क्या है, वो व्यक्तिगत उनकी पगड़ी है, और ये तो उनका कहना कहीं कोई वक्तव्य हो तो मुझे दिखा दो आप। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी पगड़ी ऐसा छपा है पहले मीडिया में, कहीं नहीं छपा है, कहीं नहीं छपा है, झूठ है ये बिल्कुल। देखा जाएगा ये कि कौन कितना विरोध में है और किसको कितना लाभ मिलेगा, लेकिन इलेक्शन के दौरान यही सब दिखाई देने वाला। यहाँ दिलचस्प इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं पहुंचे जितने लोग होना चाहिए थे, और बीजेपी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे। बात टिकाऊ बिकाऊ से लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप तक हो रही है। बीजेपी का दावा जरूर है कि हम इस चुनाव में जीत कर आएंगे, लेकिन यहां नहीं पहुंचना। और 2 लोग जरूर पहुंचे जिन्होंने बीजेपी की बात रखी, पर सवाल यही है कि जनता इन बातों को समझ पाएगी, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज के बीच में है। सवाल यही है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, इंतजार कीजिए। इलेक्शन इंपैक्ट में इतना ही। मुझे और विजय नायडू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।